नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें जो पिछला तीसरा वीडियो था उसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया गया था और ये बोला गया था कि संख्याओं के प्रकार का एक दूसरी तरह से संख्याओं का विभाजन अगले वीडियो में किया जाएगा। तो आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और संख्याओं का और प्रकार क्या होता है इसको देखेंगे। ये वहां जो विभाजन किया गया था उससे थोड़ा सा अलग है। यहां पर भी जो संख्याएं आ रही हैं वो भी उनसे अलग है, ठीक ना। वो वाला जो विभाजन था वो एक मुख्य पैटर्न था। यहां पर जो संख्याएं वहां बताई जा चुकी हैं उन्हीं के अंदर और किस किस तरीके से विभाजन हो सकता है यहां पर इसका डिस्कशन है। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सम और विषम संख्याओं की। इवन एंड ऑड नंबर्स। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब पहले से ही जानते हैं कि सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर भी आपको बता दिया जाएगा। सम और विषम संख्याओं का जो विभाजन है वो पूर्ण संख्याओं में से है। पूर्ण संख्याएं या जो होल नंबर है, ठीक ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक सम संख्याएं और दूसरा है विषम संख्या, ठीक है भाई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याओं का विभाजन है। सम संख्याएं वो हैं जो दो से विभाजित हैं। और ये दो से विभाजित ना, मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक ना, आप ध्यान देना कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी, 0 से स्टार्ट करके हैं, 0, 1 से लेके अनंत तक। उन्हीं के दो पार्ट हो जाएंगे, उनमें से सम संख्याएं विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी और विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये और समझ लो कि जो 2 से विभाजित होंगी वो 2 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक सम अंक हो। यहां पर संख्या सम और अंक सम। सम अंकों की अगर बात करें तो सम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ये है। और विषम अंक जो है वो 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट है संख्याएं, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उनमें से सम और विषम ये अंक भी है और ये संख्याएं भी है, ठीक ना। अब इसके बाद जब इन्हें अंकों के रूप में प्रयोग करा जाएगा तो जब 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याएं होंगी उनमें से ये देखा जाएगा कि जिनका इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है तो वो संख्या डिसाइड हो जाएगी कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी उस संख्या को सम कहा जाएगा। और जिसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक अंक होगा वो विषम संख्या होगी। तो जैसे अगर हम बात करें 3, 9, 4, 7, मान लीजिए 8 है। अब इस संख्या का इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगर हम बात करें 3, 5, 2, 7, 9, इसकी बात करें, अब इसका इकाई का अंक विषम है, इसलिए ये वाली संख्या विषम कहलाएगी, ठीक है भाई। तो सम या विषम में बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, केवल इतनी सी बातें हैं। एक बात और ध्यान देना कि 0 अंक के तौर पर भी है और 0 संख्या के तौर पर भी है। चाहे वो संख्या के तौर पर हो चाहे अंक के तौर पर हो, जब उसे संख्या के तौर पर आप देखोगे तो वो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कहलाएगी, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग जा सकता है, इसलिए 2 से अगर भाग जा रहा है तो अपन उसको भी सम कहेंगे। और ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0 आ जाता है वो भी एक सम संख्या होगी। यहां पर थोड़ी सी बात आपको ये और समझना है कि जब आप ऐसा करते हैं कि 2 सम संख्याएं जोड़ें या घटाएं तो हमेशा आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी।
इनसे संबंधित प्रश्न भी अपन को आगे मिलेंगे। समझना क्या लिख दिया कि दो सम संख्याएं हैं, चाहे तो दो सम संख्याएं जोड़ी जाए या दो सम संख्याएं घटाई जाए, उनका जो रिजल्ट है वो भी एक सम संख्या ही होगा। अगर दो विषम संख्याएं जोड़ी जाए या घटाई जाए, ठीक है भाई, तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर दो विषम संख्या जोड़ें या दो विषम संख्याएं घटाएं, सम ही मिलना है। तो दो सम से भी सम आती है और दो विषम को जोड़ने घटाने से भी सम आती है। अगर एक संख्या सम हो और एक विषम हो, कोई सी भी, चाहे बड़ी चाहे छोटी, बात ठीक ना। अगर एक सम और एक विषम है तो इनका रिजल्ट हमेशा विषम ही प्राप्त होगा, चाहे इन्हें आप घटाएं या इन्हें जोड़ें। तो जोड़ने घटाने का जो हिसाब है वो एक ही तरीके का है। दो सम संख्याएं मिले, सम विषम मिले तो भी सम, एक सम विषम जब मिलेगी या घटेगी तो विषम। इसके बाद गुणा का और देखें, यही कि दो सम संख्याओं का अगर गुणा करें तो संख्या सम होगी, दो विषम संख्याओं का गुणा करें संख्या विषम होगी। लेकिन जब एक सम और एक विषम का गुणा होगा तो संख्या सम आएगी। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ के चलना है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आगे हम लोग लेंगे। दो सम संख्याओं का गुणा करो सम, एक सम और विषम का गुणा करो तो भी सम। मतलब विषम संख्या में जब कोई सम संख्या का गुणा होगा तो संख्या सम बन जाती है। जब दो संख्याएं विषम होंगी तो विषम का हिसाब रहेगा। बात ठीक है। इतनी सी बातों से सम या विषम से संबंधित पार्ट आपका कवर हो जाएगा और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आगे आएंगे अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य एवं भाज्य संख्या, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सम या विषम का जो विभाजन था सम विषम में, वो था पूर्ण संख्याओं का विभाजन। ये जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन है। मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका विभाजन इस रूप में करते हैं, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी? जीरो को छोड़कर एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं थी। मतलब 1, 2, 3 गिनती में जो आती हैं एक से प्रारंभ करके, इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। एक तो आप एक कहें, दूसरा कहेंगे अभाज्य संख्याएं, और तीसरा भाज्य। तो फिर एक कैसी है? क्या भाज्य भाज्य में नहीं है शामिल है? नहीं है। एक ना भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य होती है। बात ठीक ना। मतलब एक को अगर छोड़ दें तो बाकी की संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, भाज्य अभाज्य। लेकिन एक न भाज्य के ग्रुप में शामिल होती है ना अभाज्य। इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं के 3 भाग करे गए हैं। एक अकेला अलग है और 2 से लेकर बाकी की जो हैं वे सब इन 2 में डिवाइड होंगे। बात ठीक है। अब इनमें से हमें अलग अलग समझना है। अगर हम लोग अभाज्य की बात करते हैं या प्राइम नंबर्स, सामान्य तौर पर आप ये कहते हैं या ये समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो हैं जो किसी दूसरी से विभाजित ना हो। अगर इस डेफिनेशन को सही माना जाए तो ये चीज एक पर भी लागू होगी, ठीक ना, क्योंकि एक केवल खुद से ही डिवाइड होती है, किसी से नहीं डिवाइड होती। तो इस हिसाब से एक को अभाज्य संख्या में शामिल होना चाहिए। लेकिन इस तरह से कहना पूरी तरह से सही नहीं है। गणित के हिसाब से ये डेफिनेशन सही नहीं है कि ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी से डिवाइड ना हो उनको आप अभाज्य कहें, बल्कि सही तरीका इनको ये कहने का है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते
होते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। यहां पर गुणनखंड से मतलब है ऐसी संख्याएं जो उसको विभाजित कर सकें, बात ठीक ना। अभाज्य संख्याएं वो है जो केवल एक से और खुद से ही डिवाइड हो पाती हैं। एक केवल खुद से ही डिवाइड हो पाती है, किसी अन्य से नहीं। यहां पर अभाज्य में अगर 2 गुणनखंड हैं तो एक तो खुद और खुद के अलावा एक, इसलिए इनमें 2 गुणनखंड कहे जाएंगे, बात ठीक ना। जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। भाज्य का मतलब है यानी कि कंपोजिट, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें कहा जाएगा भाज्य संख्याएं, बात ठीक है ना भाई। अब इनको और समझ लेते हैं। इस तरह से देखें कि अगर हम बात करें कि ये 1 है तो इसका गुणनखंड केवल 1 है। 2 का गुणनखंड 1 भी है और 2 भी है। 3 का गुणनखंड 1 भी है, 3 भी है। 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है। 5 का गुणनखंड 1 और 5। 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और खुद 6। 7 का गुणनखंड 1 और 7। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 वगैरह। आप देखें कि 2 गुणनखंड जिनके आ रहे हैं, ठीक ना, ये और यही है अभाज्य संख्याएं। अगली अभाज्य आप देखोगे कि 7 के बाद अगली अभाज्य सीधी 11 मिलेगी, क्योंकि इसमें भी गुणनखंड केवल 1 और 11 है। 12 में 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। 13 के भी 1 और 13, इस तरह से। तो जिनके फैक्टर्स केवल 2 होते हैं, जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, उनको ही आप अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यही यहां पर लिखा गया है, ठीक ना। जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जैसे इसमें है गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए ये सभी कैसी, ये सभी भाज्य संख्याएं। गुणनखंड मतलब जो उनको डिवाइड कर सकें, ऐसी संख्याएं केवल 2 है तो वो भाज्य, 2 से ज्यादा है तो अभाज्य। 1 के बारे में अब यहां पर आप देखें कि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही हो रहा है, वो खुद, कोई और नहीं है, इसलिए इसे अलग रखते हैं, ना भाज्य ना अभाज्य में। भाज्य की डेफिनेशन के हिसाब से केवल 2 फैक्टर्स होना चाहिए, अभाज्य के हिसाब से 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं, बाकी में से भाज्य अभाज्य छट जाती हैं। तो बिल्कुल फिक्स है कि जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होंगी। 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से ये हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। और जो भाज्य संख्याएं हैं वो 4, 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, उसके बाद 14, 15, 16, ये इनके अलावा जो बच जाएंगी वे सब यहां पर आ जाएंगी, मतलब वे भाज्य हैं। तो एक ना इस ग्रुप में आता है ना एक इस ग्रुप में, इसीलिए उसको अलग रखते हैं और भाज्य और अभाज्य के हिसाब से ही विभाजन करते हैं, ठीक ना भाई। तो अब इनमें कुछ और बातें आप समझ लें। जो अभाज्य संख्या है, ठीक ना, उनके बारे में आप देखें। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और आप ये भी कह सकते हो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, क्योंकि इसके बाद जो संख्याएं अभाज्य में शामिल होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। केवल 2 ही एकमात्र ऐसी है जो अभाज्य संख्याओं में सम है, बात ठीक ना। यहां पर जो संख्या है
उनमें आप देखेंगे कि उनका जो हिसाब है वो अलग तरीके से है। अभी बात केवल इनकी चल रही है, तो इसमें सबसे छोटी कहें तो भी 2, सबसे छोटी सम कहें तो भी 2, एकमात्र सम कहें तो भी 2, सबसे छोटी विषम अगर अभाज्य संख्या बताई जाए तो वो 3 है। बात ठीक ना, 3 से छोटी कोई विषम नहीं, उसके बाद सारी विषम ही है, तो ये फिर आगे चलता जाता है। बात ठीक ना। यहां पर आपको ये और समझना है कि अगर हम 1 से 50 तक की बात करें तो इनमें 15 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी अगर आप 50 तक गिनेंगे तो। ठीक ना, बिल्कुल आराम से आप पूरे लिख के और गिन सकते हैं। ठीक ना, यहां बहुत सारी तो हमने लिखी दी है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद 29, 31, 37 और फिर 41, 43 और 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्याएं हैं जो 1 से 50 तक हैं। ठीक ना, एक नहीं है वैसे भी। ठीक ना, अगर हम 1 से 100 तक की बात करें तो इसमें 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी हमें, यानी 15 तो 50 तक आई जाती हैं, अगर हम 50 से 100 तक गिनेंगे तो 10 और मिल जाएंगी, तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ चुके हैं जहां पर 1 से 50 तक कितनी अभाज्य है वो पूछी गई, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ठीक ना भाई, और आप चाहें तो आगे तक के और देख सकते हैं, हालांकि और ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात ठीक है। अब ये और समझते हैं इसमें कि 3, 5 और 7 ये 3 ऐसी संख्याएं हैं अभाज्य, ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, यानी हम ये कहें कि समान अंतर 2 वाली अभाज्य संख्या है ये, जिनका अंतर 2 का है, समान है। हालांकि समान डिफरेंस तो आगे और भी मिल जाएगा। ठीक ना, ये आप देखें तो 1987, 1993 और 1999 हाँ ये 3 भी 6 के डिफरेंस पर हैं, तो डिफरेंस यहां पर भी एक सा है, ये भी तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, लेकिन यहां बात करी गई है कि समान अंतर 2, ऐसा ग्रुप 2 के डिफरेंस वाला और कोई नहीं है, केवल एक ही ग्रुप है 3 संख्याओं का जो 2 के डिफरेंस पर है और तीनों की तीनों अभाज्य है। बात ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत सारी कुछ बातें हैं जो यहां पर आपको बताएंगे। यहां पर आपको एक चीज और समझना है कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं 6 गुने से 1 कम या 1 अधिक के अनुसार सेट होती हैं, सारी अभाज्य संख्या। मतलब ये है कि अगर हम 6 इंटू के प्लस 1 या 6 इंटू के माइनस 1 करें तो ही हमें अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। बात ठीक ना। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करने से ही अभाज्य संख्याएं या ऐसे वाली हर एक संख्या अभाज्य हो जाएगी। जो अभाज्य है वे इस नियम के अनुसार है। कैसा? आप 2 और 3 को छोड़ दो, बस इनको छोड़ दो। आप देखो ये 6 का 1 गुना माइनस 1 है, 6 का 1 गुना प्लस 1 है, 6 का 2 गुना माइनस 1 है, 6 का 2 गुना प्लस 1 है, 6 का 3 गुना माइनस 1 है और 6 का 3 गुना प्लस 1 है। यहां पर बस एक प्रॉब्लम है कि 6 का 4 गुना माइनस 1 ये है, लेकिन 6 का 4 गुना प्लस 1 जब करोगे तो 25 आएगा, वो नहीं है, मतलब वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य संख्या है। हम ये कह रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा बाकी की जो हैं वो इसी नियम के अनुसार चलेंगी। ये दोनों देखो, ये दोनों देखें, ये दोनों देखें, आगे फिर है आप देखो 6 पंचे 30 माइनस 1 और 6 पंचे 30 प्लस 1, ये 6 छिंग 36। यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, 6 छिंग 36 माइनस 1 करेंगे तो 35, वो नहीं है, लेकिन 6 छिंग 36 प्लस 1 तो है। तो यहां पर भी एक थी, यहां पर भी एक थी। आगे फिर ग्रुप बनाएंगे
6 सत्ते 42 माइनस 1 और 6 सत्ते 42 प्लस 1। आप आगे लगते जाएंगे बहुत सारे ग्रुप, मतलब जो 2 और 3 के अलावा जितनी संख्या मिल रही हैं सब इस नियम के अनुसार हैं, ठीक ना। हम ये नहीं कह रहे कि इस नियम के अनुसार वाली हर एक संख्या अभाज्य है, हम ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या अगर होगी तो वो इस नियम का पालन अवश्य करेगी। यानी 2, 3 के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं। किस नियम का? इस नियम का कि वो 6 गुने +1 या -1 से मिलती हैं, ठीक ना। हालांकि 6 गुना +1 -1 करने से हर अभाज्य संख्या मिलने वाली हर संख्या अभाज्य होगी ये नहीं कह रहे, लेकिन अब अगर अभाज्य होगी तो इस नियम के अनुसार होगी। इस नियम का पालन ना हो ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती 2 और 3 को छोड़ के, ठीक है ना। 2 और 3 इस नियम का पालन नहीं करते, बाकी की सारी अभाज्य संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं। मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई संख्या आपको दी गई जिसमें ये चेक करने के लिए कहा जाए कि बताएं कि अभाज्य है कि नहीं है, तो आप देखो इस नियमों के अनुसार उसका होना आवश्यक है। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं कर रही तो कन्फर्म है कि वो अभाज्य है ही। अब कुछ बातें अभाज्य संख्याओं भाज्य संख्याओं के बारे में और बता दी जाए आपको। जो भाज्य संख्याएं हैं कंपोजिट, बताया अभी कि वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। और भाज्य संख्याएं जो हैं वो 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, उसके बाद 18 वगैरह ये है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है और ये सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है ये 4। अगर हम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताएं तो वो 9 है। बात ठीक है ना, 6 मत बता देना, सॉरी 9 इसमें से छूट गई थी, उसी की जरूरत थी तो 9 है। बात ठीक है ना। सम है 4, सबसे छोटी भी और सम भी, सबसे छोटी विषम तो वो 9 है, ठीक ना। 1 से 50 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, ठीक है भाई। अभी बताया कि 1 से 50 में 15 होती हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य बताने वाले हैं। 1 से 15 संख्याएं होती हैं कौन सी? अभाज्य। एक और हटा दो क्योंकि वो ना भाज्य, तो एक तरह से 16 संख्या हट गई। अब 50 में से अगर 16 संख्याएं हट जाएं तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 34। तो 1 से 50 तक की भाज्य संख्याएं हैं 34 और 1 से 100 तक अगर कहें तो कितनी? 26 हट जाएंगी। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं हैं 25 और 1 छोड़ दो तो 26 छूट जाएंगी, तो ये कहलाएंगी 74 भाज्य। 1 से 50 तक की भाज्य संख्याएं 34 है और 1 से 100 तक की भाज्य संख्याएं 74 है। इन चीजों को याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये और समझें कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अवश्य लिखी जा सकती है। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, जिसको हम लोगों को आगे स्टडी करना है अलग से।
और उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आगे कवर भी करना है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न और उसका प्रयोग आगे अपन को देखना है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सह अभाज्य को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। मुख्य रूप से को प्राइम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, और जो को प्राइम संख्या है ऐसी संख्याएं जो अभाज्य ना भी हो, लेकिन ऐसी दो संख्याएं जो अभाज्य, दो संख्याओं की बात होगी मतलब जोड़े में चलेगा, ऐसी दो संख्याएं जो अभाज्य ना हो लेकिन उनका HCF एक हो, यानी उनमें से अधिकतम कॉमन एक हो, या फिर उन दोनों में से कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, अर्थात उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर उसमें से कॉमन निकाल लें तो एक के अलावा कुछ कॉमन ना निकले, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। जैसे कि हम बात करें 16 और 25, वैसे तो ये दोनों भाज्य संख्या हैं लेकिन एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए सह अभाज्य या को प्राइम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी 21, 25, इनका जोड़ा भी बनाना चाहे तो ये भी बन जाएगा। वैसे दोनों भाज्य हैं लेकिन एक दूसरे के लिए सह अभाज्य हैं संख्याएं, ये इस तरह से कही जाती हैं, ठीक ना। हालांकि कब कुछ जगह पे आपको ऐसा भी मिल जाएगा देखने को कि अगर हम कहें कि 11 और 17, ठीक ना, ये रिलेटिव प्राइम्स है, यानी कि दो प्राइम का जोड़ा। हालांकि अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम्स हैं। सह अभाज्य ऐसे ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभाज्य नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए अभाज्य है। इनमें से कुछ कॉमन निकालेंगे तो वो एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। HCF का मतलब है अधिकतम कॉमन, तो इनका HCF अगर निकालेंगे तो वो भी बन आएगा, अधिकतम कॉमन निकालेंगे तो भी बन है। ऐसी संख्याएं जोड़े में सह अभाज्य या को प्राइम संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद है ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब जुड़वा, ठीक ना, ट्विन जुड़वा, जुड़वा प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो जिनका डिफरेंस 2 होता है उनको कहा जाता है ट्विन प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर 2 हो, कौन कौन सी हो जाएंगी? 3 और 5 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, 9, 11 ले सकते हैं, और भी बहुत सारी, और 29, 31 ले सकते हैं वगैरह। बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी जहां पे 2-2 संख्याएं जोड़े में होंगी। तो इस प्रकार की जो संख्या है इन्हें ट्विन प्राइम या जुड़वा प्राइम्स कही जाती हैं, ठीक ना, जो डिफरेंस जिनका 2 होता हो। बात ठीक ना? ठीक है भाई। तो ये अब अपन ने बहुत सारी संख्याएं पढ़ ली हैं। यहाँ पर अपन ने सम विषम पढ़ लिया, अभाज्य भाज्य पढ़ ली, अपन ने सहअभाज्य संख्याओं पे चर्चा कर ली, ट्विन प्राइम पे चर्चा कर ली। अब हम लोग एक प्रकार की और संख्या देखते हैं और वो है परफेक्ट संख्या, ठीक ना। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक ना। यहां पर परफेक्ट से मतलब होता है ऐसी संख्या जिनके जितने भी गुणनखंड हैं अगर उन सबको जोड़ दिया जाए, खुद के अलावा, खुद को छोड़ दें, बाकी के जितने भी गुणनखंड उसके हैं और उनको जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्या को परफेक्ट संख्या कहा जाता है। जैसे अपन बात करें 6 के बारे में,
6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। इस 6 को छोड़ दें तो इनको जोड़ने पर 6 ही आता है। तो खुद के अलावा बाकी के जितने गुणनखंड है उनका टोटल अगर संख्या के बराबर है तो ऐसी संख्या को परफेक्ट संख्या बोला जाता है। मतलब 6 एक परफेक्ट संख्या है, ठीक ना। अगली संख्या इसमें 28 होगी। 1, 2, 4, 7, 14 और खुद 28, ये इसके गुणनखंड है। इसको छोड़ दें, बाकी को आप टोटल करें, 28 ही आता है, ठीक ना। ये 1 अंक की संख्या है, इसके बाद ये 2 अंक की संख्या है, बीच में कोई और परफेक्ट संख्या नहीं, ठीक ना। 3 अंक की जो परफेक्ट संख्या है वो है 496, ठीक ना। इसके साथ भी ऐसा ही है, 1 अंक की एक ही है, 2 अंक की एक ही है, इसके बाद सीधी 3 अंक की है और ये भी एक ही है, ठीक ना। इसके बाद और आगे अगली संख्या मिलेगी, इसके भी पूरे फैक्टर अगर लिखें और उनका टोटल करें तो इसमें भी यही चीज प्राप्त होगी, बात ठीक ना। तो ये 1 अंक की परफेक्ट संख्या, 2 अंक की परफेक्ट संख्या, 3 अंक की परफेक्ट संख्या। परफेक्ट संख्या को क्या बताया है? ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंड स्वयं के अलावा, स्वयं को छोड़ना है, का योग संख्या के बराबर हो, ठीक है भाई। ये परफेक्ट संख्या की डेफिनेशन है, ठीक ना। उसका आपको एक चीज और बता दी जाए परफेक्ट संख्या में कि 1 का फैक्टर केवल 1 है, लेकिन इसे परफेक्ट संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक में रहता है कि परफेक्ट संख्या में जिन गुणनखंडों को जोड़ना होता है उसमें खुद संख्या को नहीं लेते। तो इसमें 1 में खुद 1 शामिल हो गई है, इसलिए 1 इस कंडीशन के अनुसार तो दिखती तो है, लेकिन उसे परफेक्ट संख्या में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक ना। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या 6 ही है। इसके बारे में है तो अपन ने ये अलग तरीके का एक संख्याओं का विभाजन और देख लिया है, ठीक ना। इन्हीं में से ही अधिकतर टाइप शामिल हो चुके हैं, इनके अलावा और कोई टाइप अब अलग से नहीं बचता है, बात ठीक ना। तो ये संख्याओं का ये कंप्लीट विभाजन था पिछला वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में मिलाकर, ठीक है भाई। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो अब अपन आगे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है यदि एक सम और एक विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सा हमेशा सम होगा। मतलब यहां पर चर्चा करी जा रही है कि एक सम और एक विषम संख्या अगर दी जाए तो उनका जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने में किसमें एक सम संख्या आती है। तो जोड़ और घटाना, एक सम और एक विषम हमेशा विषम होता है, ठीक ना। इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब सम संख्या का गुणा विषम संख्या में होगा तो भी सम ही संख्या प्राप्त होगी। अतः इस प्रश्न का सही आंसर सी है। इसमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसके विषय में बताया जा चुका है, उन्हीं के आधार पर इनका प्रयोग है। अब इन्हीं बातों को और अगले प्रश्नों में और अच्छे तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है यदि x तथा y दोनों विषम संख्या हों तो निम्न में से कौन एक सम संख्या होगी। यानी 2 विषम संख्याएं दी जाए तो सम, अगर 2 विषम को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सम संख्या आती है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसमें दोनों संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। फिर भी बाकी के ऑप्शनों पे विचार कर लेगा। अगर जो बी ऑप्शन है उसको देखें तो 2 विषम संख्याएं जोड़ने के बाद उसमें एक और जोड़ा गया है। चूंकि 2 विषम संख्याएं जुड़कर सम बन जाती हैं और फिर उसमें अगर एक और जोड़ेंगे तो वो विषम ही होगा। तो बी ऑप्शन से विषम संख्या आएगी। जो सी ऑप्शन है उसमें आप देखो x इंटू वाई, मतलब गुणा किया गया, 2 विषम संख्याओं का गुणा विषम होगा और उसमें जब 2 जुड़ेगा तो उसके बाद और अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। एक्चुअली विषम संख्याओं में भी 2 के डिफरेंस पर होती हैं। तो अगर कोई विषम संख्या 2 विषम संख्याओं के गुणा से आएगी, फिर उसमें 2 और जुड़ेगा तो वो विषम ही रहेगा। तो बी ऑप्शन से भी विषम प्राप्त होगा, सी ऑप्शन से भी विषम प्राप्त होगा, और लास्ट डी ऑप्शन है जहां पर 2 विषम का गुणनफल है। तो अगर उनका गुणा किया जाएगा 2 विषम संख्याओं का तो भी गुणा आएगा। तो यही आंसर एकदम परफेक्ट है, सही आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि
x एक विषम पूर्णांक है, मतलब x केवल विषम वैल्यू लेगा, आपको ये ले समझ के चलना है। इसके बाद पूछा है कि निम्न में से क्या सही होगा। जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें अलग अलग प्रकार की कंडीशंस दी हैं, ठीक ना। डी वाले ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। तो पहले में लिखा है कि 5x - 2 एक सम संख्या होगी। अपन को चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। आप देखो कि x विषम है, 5 भी विषम है, तो ये विषम, और विषम में से एक सम संख्या घट रही है तो विषम आएगा ये, ठीक ना। जबकि ऑप्शन में लिखा है कि सम आएगा, इसलिए ये गलत है। इसके बाद लिखा है कि 5x² + 2 ये एक विषम है। हाँ भाई, ये देखें कि स्क्वायर हुआ, अगर विषम संख्या का स्क्वायर करें तो विषम ही होगा। 5 का गुणा यानी विषम का गुणा होने के बाद विषम रहेगा, और विषम संख्या में कोई सम संख्या जुड़े तो फिर ये विषम ही आएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट है, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन अभी करेक्ट दिख रहा है। और देखते हैं, इसके बाद देखें आप कि 5x² + 3 ये तो विषम है, और विषम में विषम संख्या जुड़ रही है तो ये सम आएगा, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी दो ऑप्शन करेक्ट हैं। इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं का मतलब है इन ऑप्शनों में से कोई नहीं, ठीक ना। चूंकि दो करेक्ट आ रहे हैं, इसलिए अब हमें डी ऑप्शन यहां पर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर डी है, क्योंकि अकेला एक सही नहीं है और इस जैसे ऑप्शन नहीं है जहां पर हम इन दोनों को सही बता सके, इसलिए हम यहां पर इनमें से कोई नहीं करेंगे। मतलब इन ऑप्शनों में से उस जैसा ऑप्शन नहीं है जैसा हम बताना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बी तथा सी। कई बार ऐसा आता है ना, ऑप्शन के अंदर ही दिया होता है कि कोई 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो वैसा वाला ऑप्शन चाहिए था यहां पर। या तो प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो डी ही इसका करेक्ट आंसर यहां पर लगाएंगे। और अगला प्रश्न देखें। और अगले प्रश्न में है कि यदि m, n, o, p तथा q पूर्णांक है, मतलब इनकी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो m इंटू n प्लस o इंटू p माइनस q अवश्य ही सम होगा, जबकि निम्न में से कौन सा सम हो। ऑप्शन में दिया है a, b, c और d। m, p, m प्लस n और n प्लस p, इनमें से क्या सम होगा कि ये पूरे की वैल्यू सम आएगी, वो प्रश्न ये बोल रहा है, ठीक ना। इनमें से कौन सी चीज सम है। आप देखो, ये सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सम है, विषम है, जब इसमें कोई सम संख्या का गुणा होगा तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। इसलिए m अगर सम है तो कन्फर्म है कि पूरा गुणा होने के बाद सम आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अकेले पी से नहीं पता लगेगा, अकेला पी सम हो या विषम हो, लेकिन बाकी चीजें कैसी हैं उससे डिसाइड होगा, वो डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर ये पी अकेला पी सम है तो ये डिफरेंस होने के बाद कैसा आएगा, फिर ये गुणा होने के बाद क्या आएगा, फिर m का गुणा होने के बाद क्या आएगा। क्योंकि m कैसा है, n कैसा है, o कैसा, ऐसा नहीं है। यहां पर केवल ये कहना चाह रहा है कि अगर p को सम लें तो क्या ये पूरा सम आएगा। हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्णांक सम या विषम कोई भी वैल्यू यहां पर हो सकती है। लेकिन अगर m सम होगा तो ये सम आएगा, ये सम आएगा, विषम आएगा, ये पूरा कुछ भी आ जाए, जैसे ही किसी सम संख्या से गुणा होएगा तो पूरी संख्या सम बन जाएगी। इसलिए ए करेक्ट था, इसमें नहीं। m प्लस n में इससे भी हमें m और n के नेचर के बारे में अगर पता भी लग गया तो इनके बारे में नहीं पता लगेगा कि ये कैसा है। तो घटने के बाद ये सम है, विषम है, क्या आता है, और m और n में m कैसा है, n कैसा है, इसलिए ये वाली संख्या कैसी है, तो सम विषम होने में कंफ्यूजन रहेगा। यही चीज इसमें है। केवल m अगर सम है तो ये चूंकि गुणा में है, m के सम होने से इनकी वैल्यू कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी वैल्यू सॉल्व होके सम बन जाएगी। यही वो पूछ रहा था कि निम्न में से क्या चीज सम होए तो ये पूरा सम हो जाएगा। तो पहले से ये चीज कंफर्म हो रही है, ठीक है भाई। और अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखें, और अगले प्रश्न में लिखा है कि यदि n बराबर 1 प्लस एक्स, n बराबर 1 प्लस एक्स दिया है, जहां x 4 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, मतलब x की जगह
हमें 4 धनात्मक पूर्णांक लगातार आने वाले 4 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल के रूप में x को लेना है। मान लीजिए कि x जो है वो चलो y पहला इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। y हमने माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो y प्लस 1 अगला, y प्लस 2 और अगला, y प्लस 3 और अगला, मतलब ये 4 लगातार धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो x इससे रिलेटेड है। एक तरह से कहें कि अगर ये वैल्यू यहां रखते हैं तो n की वैल्यू हमें 1 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इस रूप में। y पहला पूर्णांक है तो अगला वाला और अगला वाला और अगला वाला, पर इन चारों का गुणा जब करेंगे तो x इन चारों के गुणनफल के रूप में है और प्लस 1 और है, ये n की वैल्यू है। अब आप देखें उन्होंने कहा है कि n में से कौन सा सही है। n विषम है, n अभाज्य है, n पूर्ण वर्ग है, ऐसा बताना है। मतलब सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इन 3 स्टेटमेंट में से, 3 कथनों में से किस प्रकार की आएगी। आप देखें कि अगर ये 4 लगातार पूर्णांक हैं तो 4 लगातार पूर्णांक यानी 4 लगातार जब संख्याएं लेंगे तो उसमें से 2 सम आएंगे, 2 विषम आएंगे, यानी ये 2 सम और 2 विषम इनका गुणा है। तो जब ये 2 सम और 2 विषम का गुणा है तो पूरा गुणा होने के बाद सम संख्या आएगी, और जब सम संख्या में प्लस 1 हो जाएगा तो विषम आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि n विषम है ये करेक्ट है, ठीक ना। सेकंड में लिखा है कि ये एक अभाज्य है, ठीक ना भाई। अब ये अभाज्य होगा नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो ये अलग अलग तरह की बात यहां से निकलेगी, इसलिए इसके बारे में आप कंफर्म नहीं कह पाएंगे। आप चाहे तो वैल्यू रख के देख सकते हैं कि अगर हम y इक्वल टू 1 लेते हैं y इक्वल टू 1 लेंगे तो n की वैल्यू ये 1 इंटू 2, ठीक ना, इंटू 3 इंटू 4, तो 4 तिया 12 दूनी 24 25 और एक ये 26 हो जाएगा। और ये दिख रहा है कि अभाज्य नहीं है, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत कहा जाएगा। बात ठीक ना। थर्ड स्टेटमेंट में आप देखें इसमें लिखा है कि n एक पूर्ण वर्ग है। अब इसको हमें चेक करना होगा, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आप समझें। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो n बराबर 1 प्लस इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y और इंटू में इनका गुणा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इस तरह का आ जाएगा। आप गुणा कर लो, ये y ये 2y और ये इतना। अगर यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू कुछ मान लें, मान लीजिए अब हमने वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू t ले लिया, ठीक है। तो ये t इंटू आप देखो ये भी t प्लस 2 की तरह होगा, इतना। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t। अगर ये पूरे को देखें आप तो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि t प्लस 1 के होल स्क्वायर में t स्क्वायर आएगा, 2t आएगा और 1 आएगा। और अगर ये वैल्यू इसकी जगह रख दें तो n जो है वो आप देखें कि t की वैल्यू रखने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इसका होल स्क्वायर नजर आएगा। चूंकि ये एक होल स्क्वायर हो गया है तो n की वैल्यू कुछ भी रखो एक ये होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि n एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए ये स्क्वायर के फॉर्म में चला गया है। इसलिए थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो 2 कथन यहां से सही प्राप्त हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, और ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी करेक्ट होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है, क्योंकि इस चीज को आपको विशेष रूप से समझना पड़ेगा। यहां पर हमने इसका गुणा और इन दोनों का गुणा अलग अलग करा, फिर इतने की जगह पे टी रखा, ये टी तो ये भी टी, तो ये टी और ये टी प्लस 2, और जब उनको सॉल्व करा तो ये देखने में आया कि ये t प्लस 1 के होल स्क्वायर के रूप में है। t की वैल्यू वापस रख दें, यानी कि ये पूरे की वैल्यू सॉल्व होने के बाद इस रूप में आ जाएगी। क्योंकि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए वर्ग है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट को भी करेक्ट किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही सरल सा है, लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कंफ्यूजन बस 1 के बारे में रहता है और बताया जा चुका है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न में लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में लिखा है कि x व y भाज्य संख्या हैं, तो x प्लस y हमेशा भाज्य होगा। एक्चुअली ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर x और y भाज्य संख्याएं हो तो जोड़ने पर एक भाज्य संख्या ही मिले। आप देखें कि अगर हम x बराबर 4 ले लें, y बराबर 15 ले लें, दोनों भाज्य संख्याएं, तो इनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो 19 है और ये एक अभाज्य है। बात ठीक ना? इसलिए दो भाज्य संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वो भाज्य ही होगा, बिल्कुल आवश्यक नहीं है अभाज्य भी मिल सकता है, इसलिए पहला वाला कथन गलत है। सेकंड में है प्रत्येक संख्या या तो भाज्य होती है अभाज्य, ये भी गलत है, क्योंकि एक अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसी है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए ये कहना भी गलत है कि प्रत्येक संख्या या तो भाज्य होगी या फिर अभाज्य। तो पहला वाला कथन भी गलत हो रहा है, दूसरा वाला कथन भी गलत हो रहा है, इसलिए दोनों गलत है। उन्होंने पूछा था कि कौन सा सही है, चूंकि दोनों गलत है इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ठीक ना? तो इसका आंसर डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखें, लिखा है कि जब 6 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। आपको याद होगा बताया गया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या 6 गुने से एक कम या एक ज्यादा के रूप में है, यानी कि हर एक कोई भी अभाज्य संख्या अगर लेते हैं तो उसमें एक जोड़ा जाए या एक घटाया जाए तो फिर वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये बताया गया था कि 6k + 1 या -1 इस रूप में होती है प्रत्येक अभाज्य संख्या, ठीक ना? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, एक जोड़ दें तो 6 से डिवाइड होगी या फिर एक घटा दें तो डिवाइड होगी। अगर एक जोड़ने से वो 6 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर एक घटाने से डिवाइड होगी, यानी एक घटाने के बाद फिर 6 से डिवाइड। और अगर एक घटाने से 6 से डिवाइड नहीं हो रही है तो एक जोड़ने से डिवाइड होगी। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संख्या 6 से भाग देने पर या तो एक शेष बचाएगी या फिर 5 शेष बचाएगी। एक शेष बचाएगी तभी तो ये होगा कि एक घटाने के बाद वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। 5 शेष बचाएगी तभी तो है कि एक जुड़ जाए तो एक बार और डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये है कि 5 शेष बच रहा होगा तो एक जुड़ने से और डिवाइड हो जाएगा। अगर एक शेष बच रहा है उसको हटा दें, उसमें से घटा दें तो डिवाइड हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या या तो एक शेष बचाएगी या फिर 5 शेष बचाएगी, और इसीलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बात ठीक ना? आप कोई सी भी 6 से बड़ी संख्या लेकर इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि 6 से भाग देने पर या तो एक शेष बचेगा या फिर 5 शेष बचेगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं है और फिर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो इनके अलावा और शेष भी आ सकते हैं, लेकिन अगर अभाज्य संख्या ही है और उसको 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो शेष इन दो के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर सी कहलाएगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा है 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? मान लीजिए 4 अभाज्य संख्याएं ABCD हैं। ये अभाज्य संख्या हैं, इनके और कोई गुणनखंड खुद नहीं हो सकते, ठीक ना? उन्होंने कहा है पहली 3 का अगर गुणा करें AB × C करें तो 385 आता है। अगर B × C × D करें तो फिर ये 1001 आता है। बात ठीक है? अगर हम इनको डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से B और C की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो हमें A और D मिलेगा 385/1001, ठीक ना? इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो इसमें से आप देखें कि 7 11 से कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ये 11 तिया और 11 पंचे, 11 से 9 बार, एक बार
7 से और डिवाइड हो रहा है 5 बार और 13 बार, यानी ए की वैल्यू है 7, ठीक है भाई। ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 13, बाकी की दो वैल्यू में 7 और 11 ये आएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम ए को 5, ए की वैल्यू रख दें, यहां पर आप देखें कि अगर ए की वैल्यू 5 रख दें तो बी इंटू सी की वैल्यू कितना आएगी, बटे यहां पर आ जाएगा 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, इसके गुणनखंड करें तो या तो 1 इंटू 77 होगा या फिर 7 इंटू 11 होगा। इसमें ये दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है, इसलिए इस वाले को नहीं लेंगे, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब ये बी है और सी की वैल्यू 11 है। आपका उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, इसलिए इस छोटी वाली वैल्यू को बी और बड़ी वाली वैल्यू को हमें सी की वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक ना। इस तरीके से चारों संख्याएं पता लग जाती हैं। हालांकि इतना सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 1001 के फैक्टर 7 इंटू 11 इंटू 13 होते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 1001 के गुणनखंड ये हैं, ठीक ना। इसके अलावा इसके गुणनखंड और कुछ है नहीं, मतलब ये 1001 3 लगातार अभाज्य संख्याएं 7, 11, 13 का गुणनफल है। तो इसी से पता लग रहा था कि ये 3 अभाज्य संख्याएं तो ये हैं, और इसके पहले की जो अभाज्य संख्या है वो 5 है। तो इसी से आइडिया लग रहा था कि ये 5 संख्याएं कौन कौन सी। उन्होंने सबसे बड़ी वाली पूछी है, यहां से भी पता लग रहा है 13, और यहां से पहले ही पता लग रहा था कि 13 है इसकी वैल्यू। तो ये इस तरीके से इस प्रश्न का हमें आइडिया लग जाता है, ठीक ना। तो अगर ये ध्यान रहे, बल्कि ध्यान ही रखना कि 1001 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर 7, 11, 13 कई जगह इस्तेमाल होता है ये, ठीक ना। 7, 11, 13 इसके फैक्टर अगर याद रहेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ए, क्योंकि ये बी सी डी है, ए इससे छोटा है तो बी से छोटा, इसके ठीक पहले का 5 और है, तभी इसमें 385 आ रहा होगा। और वैसे भी उन्होंने बोला है कि आरोही क्रम में है, मतलब ये तीनों बढ़ते क्रम में, तो इससे छोटी ही हमें इसको लेना पड़ेगी। हालांकि छोटी में 2 और 3 हो सकती थी, लेकिन इसमें 385 आ रहा है, इसलिए 5 होना आवश्यक है, तो वो 5 ही होगा। इस तरह से इसका पूरा आइडिया यहां से लग रहा था। और अगला प्रश्न देखिए हुए, और अगले प्रश्न में लिखा है कि n का पहला मान क्या है जब n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 अभाज्य न हो। n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 अभाज्य ना हो, कैसा देखना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जो वैल्यू दी है वो 1, 10 और 20 और 41 ये दिया हुआ है, सॉरी 40। अगर ये रखते हैं इसमें n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2, तो ये 43 होएगा। अगर ये रखते हैं तो 100 प्लस 10 प्लस 43 यानी 153 होगा। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 20 रखते हैं तो 400 प्लस 20 प्लस 41 और ये 461 आएगा, ठीक ना भाई। ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, चेक कर सकते हैं आप इनको, ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक ना। जब ये रखेंगे तो 1600 प्लस 40 प्लस 41 और ये 1681, ठीक ना। ये एक भाज्य संख्या है, ये 41 से ही डिवाइड होती है, आप डिवाइड करेंगे तो 41 से ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये पहली वो है इन 4 वैल्यूज के लिए 40 से पहले की अगर ये वैल्यू रखेंगे तो संख्या अभाज्य आती हैं। सबसे पहले 40 के लिए ही एक भाज्य संख्या हमें प्राप्त होती है, तो अभाज्य नहीं है ऐसा कहा था, यानी डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है कि 40 रखें अगर वैल्यू तो फिर ये अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है यदि P1, P2, Pk पहली के अभाज्य संख्याएं हों, मतलब उनका कहना है कि P1 पहली अभाज्य संख्या, P2 दूसरी अभाज्य संख्या, P3 तीसरी अभाज्य संख्या और ये Pk के भी अभाज्य संख्या है। आप जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या होती है 2, इसलिए P1 की वैल्यू 2, P दूसरी अभाज्य संख्या यानी इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, केवे नंबर जहां तक आप जाएंगे वहां तक,
ठीक है भाई। अब आगे उन्होंने बोला कि एक्स के का मतलब है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू PK और +1। मतलब ये है कि अगर आप k की वैल्यू 1 लोगे तो केवल पहली ही संख्या हम लेंगे, अगर k की वैल्यू 2 लोगे तो 2 संख्याएं गुणा में लेंगे, 3 रखोगे तो 3 तक की वैल्यू लेंगे, 4 लेंगे तो 4 संख्याएं, 5 रखेंगे 5, ऐसा, और +1। बात ठीक है। इसके बाद उन्होंने xk के बारे में कुछ कथन दिए। उसमें लिखा है कि xk एक अभाज्य संख्या होगी, xk भाज्य संख्या होगी और xk +1 एक सम संख्या होगी। आप पहले तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये वैसे ही समझ में आ रहा है। जब P1 पहली संख्या आपको हर एक में लेना है और P1 की वैल्यू 2 है, तो ये पूरा गुणा होने के बाद एक सम संख्या बनेगी और 1 इसमें पहले से जुड़ा है, यानी ये विषम आएगा। x के जो है वो हमेशा विषम आएगा। उन्होंने थर्ड में xk +1 में एक 1 और जोड़ा। जब ये विषम है और फिर उसमें एक बार एक 1 और जुड़ेगा, तब ये वापस सम संख्या बन जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आप ध्यान देना, यहां से xk आ रहा है, xk में इतना पार्ट सम है, बात ठीक है, क्योंकि 2 गुणा में है। एक जुड़ने से xk विषम हो जाएगा और जब उसमें एक और जुड़ेगा तो हमें वापस सम संख्या प्राप्त होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक ना। अब पहले स्टेटमेंट देखते हैं। आप देखो, उन्होंने कहा है कि xk जो भी आएगा वो एक अभाज्य संख्या आएगी। अगर हम x1 यानी पहली संख्या तक ही लें तो 2 अकेला और +1 ये 3 आएगा और ये अभाज्य संख्या है। x2 मतलब पहली 2 अभाज्य संख्याएं, तो 2 इंटू 3 करेंगे और +1 करेंगे तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या। x3 मतलब 3 अभाज्य संख्याएं लो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 पहली है, इसलिए लेना हर बार 2 से ही शुरू से ही है, और +1 करेंगे तो 2 × 6 × 30 31, ये भी एक अभाज्य संख्या है। x4 अगर लें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 +1, 6 × 30 और 30 210 और एक 211, ये भी अभाज्य संख्या। ये सारी अभाज्य संख्याएं आएंगी। आप जितनी भी संख्याएं लो ये सब अभाज्य आती रहेंगी, कहीं तक भी जाए। पहला कथन भी करेक्ट है कि अगर आप इस तरीके से एक संख्या, 2 का मतलब 2 संख्या, x3 का मतलब 3 संख्या, 4 संख्याएं +1 करेंगे, हर एक से अभाज्य संख्या मिलना है, पहली करेक्ट है। क्योंकि ये सारी अभाज्य है इसलिए सेकंड स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता है, ठीक ना, कि भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो पहला वाला करेक्ट है। और जो अगला वाला लास्ट थर्ड वाला जो है उसमें ये है कि x के सारी आप देखो विषम संख्याएं आ रही हैं, क्यों, हर एक में एक जुड़ता जाने के बाद जब हम इसमें एक और जोड़ेंगे तो एक तरह से हम विषम संख्याएं ये वाली इनमें एक जोड़ देंगे तो ये संख्या सम हो जाएगी, यानी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, यानी कि डी आंसर इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है भाई। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखें आप। अगले प्रश्न में लिखा है कि यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल होगा 2 क्रमिक ऑप्शंस में है विषम संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का और सम संख्याओं का। आप देखो कि m जो है वो एक सम संख्या आपको दी है। आप m² - 1 अगर देखें तो एक्चुअली ये m² - 1² ये a + b a - b की तरह है, तो इसे हम लोग m+1 और m-1 इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखो कि ये सम है तो एक जुड़ने के बाद ये विषम संख्या हो जाएगी, यहां पर भी m सम है, एक घटने के बाद विषम हो जाएगी। तो एक तरह से अपन कहें कि जो m² - 1 है दो विषम संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाई देगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए करेक्ट होगा। तो ये ए इस वाले प्रश्न में लिखा जाएगा कि m² - 1 अगर m सम है तो हमेशा ये दो विषम संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बात ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में इससे और आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।